नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां बीती रात नावकोठी थाना क्षेत्र के बभनगामा में दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने फायरिंग और बम फेंककर इलाके में दहशत फैला दी है। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को खाली करवाया है। पहली घटना में अपराधियों ने गुड्डू सिंह नामक पानी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लोग मौके पर जमा होने लगे। मृतक गुड्डू सिंह के परिजनों ने आरोपी के ड्राइवर बबलू महतो को पकड़ लिया और उसकी ईंट और पत्थर और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। बबलू महतो ने एक घर में छिपने की इस दौरान कोशिश की, लेकिन उसे वहां से खींचकर बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई और इसी बीच भीड़ से ही एक अपराधी ने बबलू महतो पर बम फेंक दिया, जिससे घटना स्थल पर ही बबलू महतो की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर यह हत्याएं की गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बभनगामा में गोली मारकर एक शख्स की हत्या की जाती है। बाद में आरोपी के ड्राइवर की भी लोगों ने जमकर पिटाई की और उसकी भी हत्या कर दी गई। बमबाजी में ड्राइवर की मौत हो गई है। बेगूसराय से इस वक्त ये बड़ी खबर। यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे एक पानी का प्लांट है डिपो से। तो वहाँ पानी लेके आ रहे थे रास्ते में, बीच रोड पे जैसे प्लांट पानी लेके निकले दबा वहाँ पानी वाले प्लांट से, वहीं पे गोली मार दिया गया। ट्रक जाम किया गया, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम तो एसपी को बुलाने का मांग कर रहे थे, ट्रक जाम करके। वो तो लोग बहुत लोग अकलू सिंह का नाम बता रहा है। पकड़ लड़के मारे लगले तो मालिक दुकान में गेलखिन घर में नुकायल, तो हम सब ढुक गेले की करथिन, वो अपने जान बचेथिन, तब वो निकाल देलखिन। यहाँ तक बोल्डर मारे रहे, ईटा मारे रहे, यहाँ तक गेलखिन भाई के, तब बम बीग देलके। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच इस वक्त की जा रही है। लेकिन उसका पता लगाया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बबलू महतो की हत्या कैसे हुई? बबलू महतो एक हत्या जैसे बता रहे हैं, घर के सामने उसको अपराधियों ने बम से। और सहयोगी संतोष कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, इस पूरे घटना के पीछे क्या सिर्फ जमीन विवाद है जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया है, या पुलिस की तहकीकात कुछ और कहती है? जी बिल्कुल, जैसा अभी तक परिजनों का जो आरोप है, परिजनों के अनुसार इस जमीनी विवाद के कारण ही, जो पूर्व से ही विवाद चल रहा था, उसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस जो है अभी भी हर पहलू पर जांच कर रही है। अब पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जमीनी विवाद ही सिर्फ इस घटना का कारण है या फिर और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से। संतोष, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है इस वक्त? जी देखिए, जहां तक अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है, चूंकि जो भी अपराधी हैं वो भी वही ग्रामीण हैं और रात से ही जिस वक्त इस घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया गया था, उसके बाद सारे लोग फरार चल रहे हैं अपने घर से। पुलिस जरूर छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस पूरी रात प्रयासरत रही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 50,000 का इनामी अपराधी मुन्ना मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी के पास से एक AK-56 बरामद किया गया। गोपालगंज पुलिस के सहयोग से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। मुन्ना मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 50,000 का इनामी अपराधी है मुन्ना मिश्रा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो अपराधी के पास से देखिए AK-56 की बरामदगी की गई है। जो तस्वीरों में शख्स नजर आ रहा है, ये मुन्ना मिश्रा, जिसका इस इलाके में आतंक, और पुलिस एसटीएफ की टीम लगातार इसकी तलाश में थी। गिरफ्तारी कल संभव हुई है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। तो अपराधी के पास से AK-56, और ये देखिए ये वो तमाम अपराधी जो लोग हथियारों को, अत्याधुनिक हथियारों के साथ इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। बिहार एसटीएफ को इस बाबत बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। पूछताछ का क्रम भी इस वक्त लगातार चलता हुआ, और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस गिरफ्तारी को कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए?
देखिए विभाग, निश्चित तौर पर बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल मुन्ना मिश्रा कोई मामूली अपराधी नहीं है, इसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और 50,000 का ये इनामी अपराधी है। न केवल गोपालगंज, बिहार का जो सीमावर्ती जिला है, उसके अलावा यूपी में भी इसके कई ठिकाने हैं और बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस, इन दोनों की टीमों ने कई ग्रुप पे डिवाइड होकर इसकी गिरफ्तारी के लिए पिछले कई महीनों से अभियान चला रखा था और इसके पास से AK-56 राइफल का रिकवर होना आप समझ सकते हैं कितना कुख्यात अपराधी रहा है। इलाके में इसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज है विभिन्न थाना क्षेत्रों में, हत्या से लेकर रंगदारी, और रंगदारी में एक बार भी 50-50 लाख रुपए की डिमांड करता था। इससे इसके आतंक का पता लगाया जा सकता है। और एक शिक्षक की हत्या के मामले में पिछले कई महीनों से बिहार एसटीएफ और गोपालगंज की टीम ने बिहार से लेकर यूपी तक घेरा डाला था और आखिरकार बिहार पुलिस और एसटीएफ को कामयाबी मिली है और मुन्ना मिश्रा आज पुलिस के शिकंजे में, फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर कई संगीन मामलों का खुलासा होगा इसकी गिरफ्तारी के बाद से। जी विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हार्डकोर नक्सली पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। पप्पू यादव के खिलाफ देव और मदनपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं। इसके ऊपर पडरिया के मुखिया मनोज सिंह की हत्या का भी आरोप है। सूचना के आधार पर मदनपुर कांड संख्या 208-19 के एक अभियुक्त पप्पू कुमार यादव और नवीन यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस केस के अतिरिक्त इस व्यक्ति के खिलाफ 2 और केस है, देव थाना में, देव थाना 82-15 और देव थाना 29। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में छपरा से गिरफ्तार अरमान अली को कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। रिमांड पर लेने के बाद एनआईए की टीम अरमान मंसूरी अपने साथ इसे दिल्ली लेकर चली गई। अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी मढ़ौरा के देव बहुआरा गांव का रहने वाला है और सुबह एनआईए और बिहार एटीएस की टीम ने दबिश देकर इसे गिरफ्तार किया है। एनआईए के शिकंजे में आए अरमान पर आरोप है कि उसने अपने साथी जावेद के कहने पर ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार का खेप पहुंचाया था। इस मामले में अरमान के साथी जम्मू से गुड्डू को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि जावेद को बिहार एटीएस ने 15 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। जावेद पर आरोप है कि वो मुश्ताक के साथ मिलकर आतंकियों को छोटे हथियार सप्लाई किया कर रहा था। जावेद अरमान से हथियार लेकर मुश्ताक को दिया करता था। मुश्ताक उसे जम्मू कश्मीर के आतंकियों को सप्लाई कर रहा था। अब बात उस अवैध बालू की जिसको लेकर न्यूज 18 ने मुहिम चलाई थी और इस अवैध बालू खनन के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम ऑपरेशन पीला सोना का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की इस पहल पर विभाग जो है वो हरकत में आता है। राजस्व के नुकसान पर रोक और बालू माफियाओं पर नकेल के लिए जिलों में अब बालू के दर को तय कर दिया गया है। पटना समेत 4 जिले हैं जहां पर बालू की कीमत तय कर दी गई है, जो अब तक नहीं थी। बालू माफिया इसका फायदा उठा रहे थे। पटना की अगर खासतौर पर बात करें तो पटना में 100 CFT की दर जो है वो 4,027 रुपए तय की गई है। प्रति 100 CFT ये दर जो है वो तय की गई है। जबकि भोजपुर की अगर बात करें तो भोजपुर जिले में प्रति 100 CFT की जो दर है वो 4,000 रुपए हुई है। वहीं औरंगाबाद और रोहतास के लिए 3,950 रुपए प्रति 100 CFT बालू की दर तय हो गई है। इतना ही नहीं, तय रेट से ज्यादा कीमत पर बालू बिक्री की शिकायत के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों के संपर्क जो पदाधिकारी हैं उनका नाम भी जारी किया है। उनके साथ किसी भी प्रकार की असुविधा या फिर शिकायत के लिए पटना स्थित कंट्रोल रूम में फोन किया जा सकता है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर वो नंबर भी आपके सामने और जो राशि तय की गई है जिस पर अब इन 4 जिलों में बालू का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए, बालू की खरीद करने वाले लोगों के लिए प्रति 100 CFT की दर जो है वो तय कर दी गई है। बांका में अवैध बालू खनन माफियाओं के खिलाफ डीएम और एसपी ने एक बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लाख के अवैध बालू समेत कई वाहनों को भी जब्त किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जहां पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें बालू के साथ वाहन की जब्ती भी हुई है। साथ ही अवैध कारोबारियों के विरुद्ध मामले भी दर्ज किए गए हैं।
अवैध खनन के खिलाफ चल रही है। इसका प्रमाण ये भी है कि विगत अगर 3 वर्षों का 4 वर्षों का आंकड़ा देखेंगे कांडों के प्रतिवेदित की भी, तो हम 2018 से भी तुलना करेंगे तो 2018 में 161 कांड अवैध खनन के यहाँ दर्ज हुए थे और ये लगातार बढ़ता रहा, लगातार हमारा प्रयास रहा। वर्ष 2021 में अभी मात्र 7 महीने में हम लोगों ने 455 कांड दर्ज किए हैं ये अभियुक्तों के खिलाफ अवैध खनन का। तो ये हर साल बढ़ रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उन पर PMLA का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अभी फिर से हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है और 2 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किया है जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप से व्यवहार कर रहे हैं इस मामले में। तो उनके खिलाफ भी हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन जो समय है हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मुंगेर में दुष्कर्म पीड़ित आदिवासी महिला ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित का ये कहना है कि आरोपी पक्ष की ओर से उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं और केस उठाने को कहा जा रहा है। एसपी ने महिला को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आपको बताते चलें कि 19 अप्रैल को जंगल से लकड़ी चुनकर लौटने के दौरान चौकीदार कामदेव पासवान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। कामदेव पासवान फिलहाल जेल में है। 21 जुलाई को उसके भतीजे ने पीड़ित को केस उठाने की धमकी दी। शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में सीवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बढ़रिया के मोहम्मदपुर खेल मैदान के पास पुलिस ने शराब लदे ट्रक को जब्त किया। ट्रक पर 630 कार्टन शराब लदा हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर उसके मालिक की तलाश में जुट गई है। फिलहाल ये कौन शख्स है जिसके नाम पर ये गाड़ी की ये तमाम कोशिशें इस वक्त जानकारी निकालने की जाती हुई। शराब की इस खेप को कौन ला रहा था, कहां इसे खपाने की योजना थी, जानकारी जुटाने की कोशिश में इस वक्त विभाग। अररिया के हाडियाबारा टोल प्लाजा से उत्पाद विभाग की टीम ने 4000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त किया है और यह जब्त शराब को भूसे के भरे ट्रक में छिपाकर लाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे। शराब की ये खेप उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही थी। खबर सुपौल से, जहां कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध का तटबंध टूट चुका है और दर्जनों गांव जो हैं वो बाढ़ के पानी की वजह से इस वक्त परेशान नजर आते हैं। देखिए किस तरीके से संपर्क जो है वो आवाजाही का पूरी तरह से खत्म होता हुआ बताया जा रहा है कि बीती देर रात करीब 2 बजे तटबंध टूट गया, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैल चुका है। बाढ़ में घिरे लोगों ने NH57 समेत दूसरी ऊंची जगहों पर फिलहाल शरण ले रखी है। तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तटबंध पर पिछले कई दिनों से इसी तरह का दबाव बन रहा था और बीती रात ये तटबंध जो है वो टूट गया। और सहयोगी अमित झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल अगर दबाव पहले से था, लोगों की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही थी, तो क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया गया? हाँ, निश्चित रूप से विभाग, इस मामले को अगर गंभीरता से लिया जाता तो ये बांध अभी बच गया होता और पश्चिमी तटबंध पर दबाव नहीं फिर बढ़ सकता है और इस निर्मली और उसके आसपास के जो गांव है उस गांव में बाढ़ जैसे हालात नहीं होते आज। लेकिन जल संसाधन विभाग ने इस ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और जबकि लोग 2-3 दिनों से इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे कि इस बांध को बचाने की आवश्यकता है। चूंकि इससे पूर्व एक दिन पहले एक मनरेगा के तहत जो ग्रामीणों ने अपना खुद का बांध बनाया था वो टूट चुका था, तो उस वक्त जिला प्रशासन के लोगों का कहना था कि इसके टूटने से कोई खतरा नहीं है। लेकिन देर रात ये निम्न बांध जो बना हुआ है और इस एक तरह का मुख्य बांध भी आप कह सकती हैं, वो टूट चुका है और अभी जो निर्मली और कई सारे गांव के लोग, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो NH57 पर शरण ले रहे हैं और धीरे धीरे तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और तिलयुगा का जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा उससे निर्मली में भी बाढ़ जैसे हालात होंगे, बगल के मौरौना में हो सकते बाढ़ जैसे हालात। तो अभी तक फिलहाल वहां पर तटबंध को पानी को रोकने की कोई तैयारी नहीं की जा रही है और लगातार जलस्तर उस इलाके में बढ़ता ही जा रहा है। विभाग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर तटबंध के टूटने के बाद लोगों के सामने अब इस वक्त परेशानी है कि अब गांव में ये पानी फैल चुका है।
कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप मास्क पहनें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 2021 में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं होने वाली है, जिस पर बिहार में अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां विपक्ष पर जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं मंत्री संतोष मांझी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग सही है। तो जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जातीय आधार पर जनगणना की मांग उनकी नहीं, विधानसभा की राय है। तो विपक्ष अब भी जातीय जनगणना की मांग पर अड़ा हुआ है। राजनीति करने के लिए जो जातीय आधार पर राजनीति करते हैं, जातीय उन्माद पैदा करके, जातीय विभेद पैदा करके, जातियों को बरगला करके जो अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं या कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, वो इस बात को खड़ा कर रहे हैं। जातिगत जनगणना से एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितनी जनसंख्या हमारी, उस हिसाब से जनसंख्या के अनुरूप हमारा आरक्षण भी होना चाहिए। तो मैं इसका पक्षधर हूँ। केंद्र सरकार ने जो कहा है वो केंद्र सरकार की राय है, बिहार सरकार ने जो कहा है बिहार सरकार की राय है। आप लोग अपनी मांग पर अभी मांग फिर हम करें, वो मांग नहीं है, वो बिहार विधानसभा का सर्वसम्मति फैसला है। जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये ज़रूरी है और जातीय जनगणना होना चाहिए। कोई एक वर्ग का नहीं होना चाहिए, पूरे समाज का होना चाहिए। मैं भी मांग करती हूँ केंद्र सरकार से कि जातीय जनगणना हो और उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि पता चले कि किस जाति की संख्या कितना है। दूसरी बात कि इससे ये भी पता चलेगा कि जो भी जातियाँ उनकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में वो लोग हैं। सिर्फ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के आवास पर बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार बीजेपी के सांसद मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में आरके सिंह के आवास पर बिहार से जुड़े सभी माननीय सांसदों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी शामिल हुए। तो बैठक में बीजेपी सांसदों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ टास्क भी दिए हैं। टीकाकरण अभियान पर नजर रखने को कहा गया है। संसदीय क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र पर जाने को कहा गया है। ये वो टास्क हैं जो इन तमाम लोगों को दिए गए हैं। बीजेपी सांसदों को ये टास्क सौंपे गए हैं। संसदीय क्षेत्र में जाइए, टीकाकरण का निरीक्षण कीजिए, मुफ्त अनाज योजना का लाभ गरीबों को मिल सके ये सुनिश्चित कीजिए, अपने अपने क्षेत्र में वेबिनार कराएं। सभी सांसद जो हैं गुरु पूर्णिमा के दिन अपने क्षेत्र में जो मठ है वहां पर उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच सांसदों की मौजूदगी होनी चाहिए। ये वो तमाम टास्क है जो इन्हें दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ खाना जो है वो शेयर किया जाए ताकि संबंध मजबूत हो, आपको समझ में आ पाए कि कार्यकर्ता क्या सोच रहा है। जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया जाए जनता से कि कितनी वो कारगर हैं, कहां सफल हैं और कहां नहीं है, और जन समस्याओं पर सांसद जो हैं वो गंभीरता दिखाते नजर आए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भागलपुर में कोरोना टीकाकरण रथ को रवाना किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और सभी राज्य के सभी जगहों पर जन जागरण अभियान चल रहा है कि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं, जिससे कि हमारा राज्य, हमारा देश कोविड के संक्रमण से सुरक्षित हो सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।